हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि धातु अगर आपका अधातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। रासायनिक गुणधर्म होता है, उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देख रहे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता जाएगा, देखते जाइए और ये वीडियो भी देख लीजिए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे अगर आपका धातु होगा वो अधातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। भाई साहब, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ डेफिनेशन के बारे में। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है कि तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है, ठीक है। देन इसी को अपन समझेंगे कि अगर आपके संयोजकता कोश होगा उसको पूर्ण करने की प्रवृत्ति जो तत्व होते हैं उसको समझी जा सकती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपका तत्व है उसके अंदर जो संयोजकता कोश पाया जाता है उस पर डिपेंड करेगा कि वो तत्व आपका क्रियाशील है, अभिक्रियाशील है या नहीं है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर संयोजकता कोश को समझेंगे सबसे पहले। तो भैया एक बात समझ लीजिए ध्यान से, ये है आपका प्लस, फिर मैंने गोला कर दिया, बन गया नाभिक, ठीक है। ये बन गया आपके कोश, ठीक है। ये आपके सारे कोश हैं भैया। आप जानते हैं परमाणु को ना, परमाणु को जानते हैं, तो ये परमाणु है आपका। हालांकि ये आपके मतलब इसके अंदर नहीं है टॉपिक, वैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो समझिए ध्यान से इसको। ये हो जाएंगे आपके कोश। देखो वैसे ये आपका कहलाएगा नाभिक, और नाभिक में दो बंदे होते हैं, उन बंदों का नाम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसको अपन कहते हैं कोश। क्या कहते हैं? कोश। कोश होते हैं उसको अपन n बराबर, जैसे कि फर्स्ट है तो उसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है ना, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से चलते जाते हैं इसके नंबरिंग, ठीक है। के एल एम एन ओ पी इस प्रकार से चलते जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भैया इस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं हर जगह, कोश में है ना, कोश की बात कर रहा हूँ, हर जगह मतलब यहाँ पर बीच में नहीं होंगे, ठीक है। कभी आपने बीच में इलेक्ट्रॉन देखा ही नहीं है भैया, तो हर जगह नहीं कह सकते, हालांकि कोश में कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना ये है, जो सबसे अंदर कोश पाया जाता है तो इसको अपन कहते हैं आंतरिक कोश, और ये बाहर वाला जो कोश होता है इसको अपन कहते हैं बाह्यतम कोश, बाहरी कोश। इसी का अपन नाम दे देते हैं क्या? संयोजकता कोश। क्योंकि इसका नाम संयोजकता कोश क्यों पड़ा? क्योंकि अगर आपके परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होते हैं, है ना, जितने होने चाहिए उतने न होकर के कम या ज़्यादा होते हैं, तो वो आपका परमाणु एक्टिव रहता है, अभिक्रियाशील रहता है, क्रियाशील रहता है, ठीक है, सक्रिय रहता है। देन देखा जाए इसके अंदर तो जो आपका संयोजकता कोश होता है इसमें आपका इलेक्ट्रॉन या तो वो बाहर निकल सकता है या फिर अपन इस संयोजकता कोश में और इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। बाहर निकलना मतलब त्यागना, ठीक है, और अंदर ऐड करना मतलब ग्रहण करना। दो कंडीशन हो सकती है। अब इन दोनों कंडीशन को अपन समझते हैं धातु से रिलेटेड। अगर आपका धातु होगा, जो परमाणु है आपका, वो अगर धातु का परमाणु है तो धातु का परमाणु की प्रवृत्ति ये होती है कि उसके संयोजकता कोश में, बाहरी कोश में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कम इलेक्ट्रॉन होने के कारण से वो इलेक्ट्रॉन निकालना जानते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकालते, इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। पढ़िए इस डेफिनेशन को कि धातु कि आपका जो धातु होगा भैया, समझिए ध्यान से इसको, धातु होगा उसका परमाणु अपने संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, ठीक है। तो धातु से आपका याद रखना है धनायन, ठीक है। सेकंड ये बात होगी कि अगर आपका अधातु है तो अधातु क्या होगा, उसके अंदर संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन उतने भी ज़्यादा नहीं जितने होने चाहिए। मतलब
जितने होना चाहिए उससे थोड़े कम होते हैं। अब इससे क्या होगा कि जो आपका अधातु होता है उसके संयोजकता कोश में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो फिर भी अस्थायी नहीं होता है, इसलिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना जानता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऋण के रूप में लेगा। ऋण के लिए अपन पैसा नहीं लेते हैं, है ना, ऋण, इसको अपन बोलते हैं ऋणी, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये होगा कि आपका अधातु होगा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और बनाता है ऋण आयन। तो आपका अधातु जो होता है उसका परमाणु संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाता है। क्या बनाता है, ऋण आयन बनाता है। अब इसी को अपन एग्जाम्पल के थ्रू इतना बेहतरीन समझेंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है, समझते हैं। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस बात को। सो फाइनली आपके सामने पेश हैं जो कि एग्जाम्पल एंड साथ में आप उन देखेंगे इसके बारे में। तो इस पर आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है, यहाँ पर समझना एग्जाम्पल, ठीक है। तो किस प्रकार से धनायन और ऋणायन बनते हैं और जब आपका धातु और अधातु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, ठीक है, उसके बारे में अपन देखेंगे। तो समझिए सबसे पहले अपन NaCl का निर्माण करते हैं। NaCl में अगर देखा जाए कुल मिला के तो इसमें आपके दो आ जाएंगे तत्व, ठीक है। एक हो जाएगा आपका Na और दूसरा हो जाता है आपका Cl। Na होता है आपका धातु है और Cl है आपका अधातु। तो भाई साहब जो मिलकर बना है NaCl वो धातु और अधातु से मिलकर बना है। अब इनको अपन अलग अलग समझते हैं, जैसे कि आपका Na होगा, फर्स्ट बात Na जो होता है इसके परमाणु क्रमांक की अगर अपन बात करेंगे तो परमाणु क्रमांक हो जाता है 11। कितना होता है, 11, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, परमाणु क्रमांक होता है इसका 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 और 8 कितने होंगे, 10, एक बचा तो एक आपका तीसरे जो कि कोश में आ जाएगा। अभी आपको मैंने समझाया था कि परमाणु होते हैं, परमाणु में कोश होते हैं, नाभिक के चारों ओर, और उस कोश में अपन इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, दूसरे में 8 भरे और तीसरे में 1 भरा, जो बचा वो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि आपका 2, 8, 1 इसमें सबसे बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 1 वाला, अर्थात इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको अपन कह सकते हैं संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। अब यहाँ पर होता ये है कि भाई साहब सोडियम जो होता है वो कंफर्ट चाहना चाहता है, मतलब यहाँ पर ये सोडियम होगा वो स्थायी होना चाहता है, मतलब उसके बाहरी कोश में संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो करना चाहता है 8। कितने करना चाहता है, 8। अब मुझे आप बताइए कि आपका सोडियम या तो नए 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। आपको जो मन चाहे वो लिखिए कमेंट में, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन निकालना उसको आसान रहेगा या फिर 7 नए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकलना आसान रहेगा, सिंपल बात है। तो आपका सोडियम होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बाहर निकाल देता है, त्याग देता है। तो इसको अपन मैं यहाँ पर लिखूँगा कि आपका सोडियम होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के बना देता है Na+। अब प्लस क्यों आया, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तो धनायन आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, तो भैया यहाँ पर प्लस आया, प्लस 1 होगा तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, केवल प्लस कर देते हैं और 1 आपका इलेक्ट्रॉन होता है बाहर निकल जाता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, ओके। ये प्लस इसके ऊपर है, ठीक है, ये डबल प्लस मत कर देना, ओके। अब होता ये है कि आपका सोडियम Na+ बना दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा, 2, 8, 1, ये तो 11 जब परमाणु क्रमांक थे तब हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा, 2, 8 और 0,
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से निकाल दिया है। तो भैया 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, 8। अब ये जाके स्थायी हो गया, खुश हो गया, ठीक है। अब होता ये है, बात कर लेते हैं अपन क्लोरीन की। तो भैया क्लोरीन की फर्स्ट बात तो ये रही, ये इसकी सेकेंड बात है, ठीक है। तो फर्स्ट बात ये होगी, क्लोरीन जो होता है उसका परमाणु संख्या होती है 17, है ना। 17 मीन्स खतरा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हुए। अब कितने बाकी बचे, 7, ठीक है। 17 करने अपन को, तो तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 7, ठीक है। तीसरे कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि सोडियम आपके बाह्यतम कोश में 1 की जगह 8 करना चाहता था, तो भैया इसका तो मुश्किल काम था। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लोरीन होता, वो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, तो फिर आपका जो क्लोरीन होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। कौन सा आसान काम होगा? तो आप सोच सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान रहेगा, अब 7 को निकालना है तो भाई साहब दिक्कत तो हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आपका जो क्लोरीन होता है उसके संयोजकता कोश में जो आपके इलेक्ट्रॉन, ये संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 7 होते हैं वो। तो आपका क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो क्लोरीन होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और बना देगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8, 7। ये तो केवल क्लोरीन का था। अब 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है एक्स्ट्रा, तो अब कितने हो जाएंगे, 8। अब जाके ये संतुष्ट होता है, खुश हो जाता है। अब अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर एक आयन आपका बना है ऋण आयन, इसको अपन कहते हैं क्लोरीन का ऋण आयन, और एक आपका बना है जो कि सोडियम धन आयन। कि अगर आपका सोडियम होगा उसके पास संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, ठीक है। उसके पास संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लोरीन होता है उसके पास संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। तो आपका क्लोरीन जो होता है उसके पास संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7, ठीक है। होता ये है कि आपका जो सोडियम इलेक्ट्रॉन 1 बाहर निकाल रहा है वो अगर NaCl के निर्माण के दौरान ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दान में दे देता है, तो होगा ये कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दान में दे दिया, तो भाई साहब जो आपका क्लोरीन होता है उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, तो वो खुशी खुशी ग्रहण कर लेता है, ठीक है। और अब ये दोनों आपस में आपके बंध बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बात नहीं है कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये बात नहीं है, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है और बनाया है धन आयन, मतलब इसने पहले क्या किया है, धन आयन बना रखा है, और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बना रखा है। तो भैया आपका होगा कुछ ऐसा कि सोडियम होगा वो प्लस हो जाएगा और आपका क्लोरीन होता है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। तो यहाँ पर आपका जो Na+ होगा वो क्लोरीन के साथ जुड़ के बना देगा NaCl, क्या बना देगा, NaCl। अब अगर इसको तोड़ना चाहेंगे तो ये वापस आपका टूटेगा Na+ और Cl- में। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा कि आपका जो सोडियम होगा वो प्लस है और क्लोरीन होगा वो आपका माइनस है। जब विपरीत आवेश जो होंगे
वो आकर्षण स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं और उससे एक यौगिक का निर्माण होता है। उस यौगिक को अपन कहते हैं आयनिक यौगिक। जो कि आपका NaCl होता है वो एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। तो आपके आयनिक यौगिक की डेफिनेशन हो जाएगी कि विपरीत आवेशित, एक दूसरे के विपरीत आवेशित, प्लस एंड माइनस, ठीक है। विपरीत आवेशित एक दूसरे को आकर्षण करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो इसको अपन कहते हैं आयनिक यौगिक, अर्थात आपका NaCl एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। सबसे पहले देखिए आयनिक यौगिक के गुणधर्मों में पहला है भौतिक प्रकृति। तो आयनिक यौगिक होते हैं वो सामान्य रूप से कठोर ठोस होते हैं। कठोर ठोस तो होंगे, साथ साथ में भंगुर होते हैं, है ना। भंगुर का मतलब होता है कि जैसे कि कांच होता है ना, अपन एक पत्थर मारेंगे कि इसके टुकड़े हो जाएंगे, भंगुर होगा, भंगुर प्रकृति का, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं गलनांक एंड क्वथनांक की। तो इनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? उच्च होता है। क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? इनका उच्च होता है, ठीक है। तीसरा हो जाएगा घुलनशीलता। तो आपके जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल जैसे कार्बनिक विलायक होते हैं उसमें वो क्या होते हैं? विलायकों में अविलेय होते हैं, अघुलनशील होते हैं। जल में तो घुल जाते हैं, जैसे कि आपका नमक होगा जल में घुल जाएगा, ठीक है। लेकिन केरोसिन और पेट्रोल जैसे विलायकों में कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल जो है वो है आपका विद्युत चालकता। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आयनिक यौगिक जो होते हैं वो जब ठोस अवस्था में रहते हैं तब वे विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है। मतलब चालन नहीं करते, उसमें धारा नहीं बहती है। लेकिन अगर वो जलीय रूप में है, मतलब वो आयनों में टूट जाते हैं, जैसे कि NaCl होता है उसको अपन जल में घोलेंगे तो आयनों में टूट जाता है। तो आयनों में जो टूटेगा, जलीय रूप जो होगा उसका, उसमें करंट धारा बहती है, क्योंकि आयन होते फ्री हो जाते हैं। तो जलीय रूप में तो वो चालन करते हैं, सुचालक होते हैं, लेकिन ठोस रूप में कुचालक होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएंगे आयनिक यौगिक के गुणधर्म, साथ में आयनिक यौगिक और NaCl का निर्माण। एंड और आगे आपने देखा है कि जो आपका धातु होगा वो अधातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो आपने देखा है कि धातु अगर अधातु के साथ अभिक्रिया करता है तो आयनिक यौगिक बनाता है, ठीक है। वो समझ में आया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।